हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। उसके साथ ही साथ आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होता है। तो हमेशा हम कुछ नया भी करते रहते हैं ताकि आपके जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब की भी तैयारी आप अच्छे से कर सकें। तो सभी वीडियोस आपके जितने भी होते हैं ये 100% फ्री होते हैं। इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता और ना ही हम कभी ऐसा करते हैं कि आपको 2 वीडियो दिखाने के बाद उसके आगे से कनेक्टेड तीसरा वीडियो देखने के लिए आपसे कोई पेमेंट की मांग करें। कुछ नहीं, जितना वीडियो जब चाहें जैसे चाहें आप 100% फ्री देख सकते हैं। और इसी फ्री श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं CUET जैसे हमने सारे टॉपिक्स हिंदी के क्लियर कर लिए हैं और मॉक टेस्ट पेपर अब हम कर रहे हैं। तो आज जो हम लेकर आए हैं ये है आपका हिंदी का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 6। अब ये पेपर आपका CUET का जो होने वाला है ये 100% MCQs बेस्ड है, मतलब टोटली आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, गद्यांश आधारित भी हैं आपके पास में और बाकी टॉपिक आधारित भी हैं। तो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर मैंने कराए। तो चलिए फटाफट हम एक क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने हम चीज़ों को जानते और समझते जाते हैं। तो आज शुरू करें आज का। तो सबसे पहले जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो जो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, जो पिछले पेपर्स में भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास निर्धारित समय 45 का रहेगा। अब क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं 50, जिसमें से करने हमें ऑप्ट 40 हैं। ठीक है, कितने करने? 40 ऑप्ट करने हैं। और ये टोटल आपको कितने टाइम ड्यूरेशन में करना है? 45 मिनट्स के अंदर करना है। अब 45 मिनट्स के अंदर आपको गद्यांश भी पढ़ने, जो 2 से 3 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ही सावधानी से टाइम मैनेजमेंट करते हुए आपको काम करना है। अब ये देखिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 5 अंक दिए जा रहे हैं। तो यानी कि टोटल आपका ये क्वेश्चन पेपर हो गया 200 मार्क्स का। क्लियर? 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन करने हैं आपके, 200 मार्क्स के हो गए। अब आते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। मान लीजिए आपने जो 40 क्वेश्चंस के आंसर दिए उसमें से अगर कोई एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपने अभी तक जितने सही किए उसमें से 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको आंसर देना है बहुत सावधानी से दीजिए ताकि आपके कोई भी आंसर्स कट नहीं होने पाए, कोई भी मार्क कट नहीं होने पाए। तो शुरू करते हैं पेपर। सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब जो भी गद्यांश आपके सामने आएगा हमेशा एकाग्रचित्त होकर ध्यान से, एकाग्रचित्त मतलब कंसंट्रेशन के साथ पूरा कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बार बार गद्यांश को पढ़ते रहें। तो एक ही बार में पढ़िए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। भारत में जन आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। पिछले 2-3 दशकों में शहरी एवं शिक्षित मध्यवर्गीय लोगों के बीच इस मसले पर सचेत समझदारी विकसित हुई है। विकास के आधुनिक संस्करण ने पारिस्थितिकीय संतुलन एवं विकास प्राथमिकताओं के मध्य द्वंद्व की स्थिति खड़ी कर दी है। इसने कई जन आंदोलनों को जन्म दिया है। तो यहाँ पर बहुत तरह के आंदोलन हमारे देश में होते रहते हैं। यहाँ पर उसी तरीके से एक आंदोलन के बारे में आपको बताया जा रहा। अब क्या है, जन आंदोलन बहुत तरह के द्वंद्व मतलब जहाँ पर हमारी विचारधाराएं नहीं मिलती हैं, इस तरह के द्वंद्व को क्रिएट करता है। 70 का दशक सामाजिक आंदोलन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वह महिला आंदोलन हो या फिर मानवाधिकार आंदोलन या फिर मध्य वर्ग के आंदोलन हो या शांति आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी समझी जाती है। तो देखिए आंदोलन कितने तरीके के बताए। हर तरह के आंदोलन 70 के दशक में होते रहे हैं। यह आंदोलन यानी जिसकी अब हम बात करने जा रहे हैं 1973 में एक सुबह शुरू हुआ, जब चमोली जिले के सुदूर पहाड़ी कस्बे गोपेश्वर में इलाहाबाद की खेल का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के लोग देवदार के 10 वृक्ष काटने के उद्देश्य से पहुंचे। याद रखिए 1973 में कौन सी जगह है? आपके चमोली जिले के सुदूर कस्बे गोपेश्वर में। ठीक है, गोपेश्वर से में इलाहाबाद के खेल, तो यहाँ से इलाहाबाद की एक खेल फैक्ट्री पहुंची थी वहां पर सामान बनाने के लिए। आरंभ में ग्रामीणों ने अनुरोध किया कि वे वृक्ष ना काटे, परंतु जब ठेकेदार नहीं माने तब ग्रामीणों ने चिन्हित वृक्षों का घेराव किया और उससे चिपक गए। पराजित ठेकेदारों को विवश होकर वापस जाना पड़ा।
तो अब क्या हुआ, भाई मना किया स्थानीय लोगों ने कि पेड़ नहीं काटिए, लेकिन वो लोग बाज नहीं आए। तो अंत में क्या हुआ कि वो लोग उस पेड़ से चिपक गए। अब चिपक गए तो भाई काट नहीं सकते, काट ही नहीं पाएंगे, तो हार कर उन ठेकेदारों को वापस जाना पड़ा। कुछ सप्ताह बाद ठेकेदार पुनः वापस आए और उन्होंने फिर पेड़ काटने की कोशिश की। 50 वर्षीय गौरा देवी के नेतृत्व में स्त्रियों ने इसका प्रतिरोध करते हुए जंगल जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। उनका कहना था कि यह जंगल हमारा मायका है और हम पूरी ताकत से इसे बचाएंगी। इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति की सैनिक महिलाएं थीं, जिनका कार्य क्षेत्र घर के अंदर चौके और चूल्हे तक सीमित माना जाता था। मतलब अब जब दोबारा वो लोग पहुंचे तो अब ये मोर्चा संभाला कितने औरतों ने संभाला। वो औरतें जिनका कार्य क्षेत्र घर के अंदर रहता था, यानी चूल्हा चौका खाना बर्तन ये सब चीजें, अब वो बाहर आ गई थी आंदोलन के लिए, और इनका नेतृत्व कर रही थी 50 वर्षीय गौरा देवी। भारत में जंगल को लेकर दो तरह के दृष्टिकोण विद्यमान हैं। पहला है जीवनोत्पादक तथा दूसरा है जीवन विनाशक। यानी कि क्या है, दृष्टिकोण कैसा है, जीवनोत्पादक मतलब प्रकृति हमें जीवन प्रदान करती है, और दूसरा है जीवन विनाशक यानी वो लोग विनाश करते हैं। शब्दों में औद्योगिक भौतिकी दृष्टिकोण है भी कहा जा सकता है। जीवनोत्पादक दृष्टिकोण जंगल के संसाधनों को निरंतरता तथा उसमें नवीन संभावनाओं को स्वीकार करता है, ताकि भोजन तथा जल संसाधनों का कभी भी खत्म ना होने वाला भंडार बना रहे। एक तो क्या होती है दृष्टिकोण है कि हम जितना ले सकते हैं लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं, तो ये क्या है आपकी औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण। दूसरा आपका जो है जीवनोत्पादक, उसमें क्या है हम उतना लेते हैं जितना जंगल उसको दोबारा डेवलप कर सके। क्यों, क्योंकि अगर हम ज्यादा लेंगे और जंगल उस चीज को दोबारा नहीं फिल कर पाएगा तो क्या होगा, हमारा जंगल खत्म होता जाएगा। तो ये दो दृष्टिकोण बताए गए हैं। जीवन विनाशक दृष्टिकोण कारखानों तथा बाजारों से बंधा हुआ है, जो जंगल के संसाधनों का अधिक दोहन करके व्यावसायिक लाभ के लिए करना चाहता है। तो क्या हुआ, आपका जीवन विनाशक यानी औद्योगिक भौतिकवाद दृष्टिकोण क्या करता है, वो जुड़ा हुआ है कहां से, आपके बाजारों से। वहां से वो उन लोग की सोच क्या है कि हम जितना ले सकते हैं हम लेते जाएं। ये सिर्फ एक विनाश का कारण बनता है। आंदोलन के आरंभिक दिनों में बाहरी ठेकेदारों को भगाने में स्थानीय ठेकेदारों ने भी इनका भरपूर सहयोग किया। यानी कि जब बाहर के ठेकेदार यहाँ आ रहे थे तो जो स्थानीय थे उन्होंने गौरा देवी की बहुत मदद करी। उन स्थानीय ठेकेदारों ने उनको यहाँ से भगाने के लिए कि किसी तरह से ये बाहर के ठेकेदार यहाँ से भाग जाए, क्योंकि इससे व्यवसायिक हित में भी बाधित हो रहे थे। परंतु उनके जाने के बाद एक सरकारी निकाय यानी कि द फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने फिर वहां के स्थानीय ठेकेदारों की सहायता से लकड़ी कटाई का कार्य शुरू किया। स्त्रियों ने ये देखते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जंगल के दोहन के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी किया। अब बाहर के ठेकेदार जब भाग गए तो अब क्या हुआ, स्थानीय ठेकेदारों ने वहां पे लकड़ी काटना शुरू कर दिया। मगर गौरा देवी और वहां की महिलाओं का क्या उद्देश्य था कि जंगल काटना ही नहीं है, चाहे बाहर के हों चाहे स्थानीय हों। तो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि हमने बाहर के ठेकेदार तो भगा दिए, अब स्थानीय ठेकेदार जो है इसमें वही कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर से अपना आंदोलन शुरू कर दिया। वन विभाग के कई अधिकारियों ने स्त्रियों को यह समझाने का भी प्रयास किया कि जंगल की लकड़ी का मुनाफा देते हैं, इसलिए उन्हें वे काट रहे हैं, और जो लकड़ियां काटी जा रही हैं उनका जंगल के लिए कोई उपयोग नहीं है। तो वहां पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर से समझा रहे थे कि ये लकड़ियां हमें मुनाफा देती हैं और हम उन लकड़ियों को काट रहे हैं जो जंगल के लिए बेकार हो चुकी हैं। मतलब जैसे टूट जाते हैं पेड़, गिर जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो उनके कहने का मतलब है हम उनको लेके जा रहे हैं। वे जर्जर और ठूठ हैं, यानी कि बेकार हो गए हैं और खाली ऐसे ही खड़े हैं। महिलाओं ने उन्हें समझाया। अब महिलाएं क्या कहती हैं कि दरअसल ये जंगल नवीनीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें पुराने तथा जर्जर हुए पेड़ नए पेड़ों के लिए जैविक खाद का कार्य करते हैं। जंगल के संबंध में महिलाओं की समझ ने चिपको आंदोलन को एक नई दिशा दी। तो अब उन्होंने बताया, किसने, महिलाओं ने, कि ये जो जिनको आप ठूठ और जर्जर पेड़ समझ रहे हो ये जंगल का नवीनीकरण है, क्योंकि अब ये खाद के रूप में तब्दील होंगे और तब इनसे नए पौधे निकलेंगे। अब इसी से क्या पैदा हुआ, क्योंकि अब महिलाएं, अब पहले पुरुष चिपके थे पेड़ों से तो ठेकेदार को भगा दिया था, अब महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी, तो इसी को मशहूर चिपको आंदोलन का जन्म हुआ था। तो ये हमारा गद्यांश था, हमने पढ़ लिया। अब इस पे आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन करना है हमें। क्या है, जब आंदोलन के प्रति शहरी मध्यम वर्ग के नजरिए के बारे में लेखक का क्या अभिमत है।
क्या दिया है? जन आंदोलन के प्रति शहरी मध्यम वर्गीय नजरिए को बताना है, जो लेखक ने हमें बताया। क्या है? यह वर्ग जन आंदोलन के प्रति उदासीन होता है, यह वर्ग जन आंदोलन का विरोध करता है। याद रखिएगा, मध्यम वर्गीय का पूछ रहे हैं। इस आंदोलन में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। जन आंदोलन शहरी मध्यम वर्ग के से असंबंधित होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका गा। इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी है, यानी कि मध्यम वर्ग में जो है आंदोलन, यानी कि पर्यावरण संबंधी जो आंदोलन हो रहे हैं उसको काफी जागरूकता अब मध्यम वर्ग ने उसमें इंटरेस्ट लेकर जानना शुरू कर दिया है। 70 के दशक के सामाजिक आंदोलनों की क्या विशेषता है? क्या विशेषता थी 70 के दशक के? अंतरराष्ट्रीय सामाजिक चेतना के लिए आंदोलन था, दुनिया का इस आंदोलन की ओर ध्यानाकर्षण था, सामाजिक आंदोलन में व्याप्त आर्थिक भ्रष्टता थी, सामाजिक आंदोलन का हिंसक रूप था। तो 70 के दशक के आंदोलन की विशेषता थी कि दुनिया ने इन आंदोलनों की ओर ध्यानाकर्षण किया, यानी कि 70 के दशक में जो भी आंदोलन हो रहे थे संपूर्ण दुनिया का ध्यान इन आंदोलनों की तरफ था। पर्यावरण संबंधी जन आंदोलन के जन्म के क्या कारण हैं? अब पर्यावरण संबंधी कई सारे आंदोलन हुए थे, तो पर्यावरण संबंधी जो जन आंदोलन हुए उनका क्या कारण था? उनसे संबंधित आंदोलन का होना क्या कारण था? पारिस्थितिक संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व, शिक्षित व कार्यकुशल युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी, मृदा और अपरदन तथा कृषि के लिए भूमि का कम होना, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई से भूस्खलन के कारण बढ़ती जान माल की हानि। तो क्या कारण था आपका ये पर्यावरणीय जन आंदोलनों का जन्म का? तो ये कारण था पारिस्थितिक संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व। अब ये क्या होता है? पारिस्थितिक संतुलन यानी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना और विकास की प्राथमिकता। एक तरफ जहां पर स्थानीय लोग चाह रहे थे पर्यावरण में संतुलन रहे, तो वहीं दूसरी ओर जो भौतिक औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण के लोग थे वो क्या चाह रहे थे? विकास चाह रहे थे। तो इन्हीं दोनों के बीच जो द्वंद्व हो रहा था, इसी ने इन आंदोलनों को, पर्यावरणीय आंदोलनों को जन्म दिया था। जंगल हमारा मायका है से गौरा देवी का क्या आशय? गौरा देवी ने बोला था कि जंगल हमारा मायका है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? गौरा देवी का पैतृक गांव जंगल में से उन्हें जंगल से अटूट प्यार था। तो उनका जो पैतृक घर था वो जंगल में से था। जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर गौरा देवी का गांव निर्भर करता था। जंगल में देवी अराणयनी का वास तथा गौरा देवी उनकी भक्त थी। जंगल हमें माँ की तरह जीवनावश्यक स्रोत जैसे ऑक्सीजन देते हैं। तो गौरा देवी ने क्यों कहा था? क्या सोच के कारण उन्होंने बोला था कि जंगल मेरा मायका है? तो ये सोच थी कि जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर गौरा देवी का गांव निर्भर करता था। मतलब अब देखिए, हम जब जन्म लेते हैं, जैसे लड़कियों का मायका और ससुराल होता है, तो क्या होता है कि जहां हम जन्म लेते हैं हमारी सारी ज़रूरतें वहीं से पूरी होती हैं, मतलब हमारे माँ बाप पूरी करते हैं। तो यहाँ पर गौरा देवी का तात्पर्य था कि हमारे गांव की जितनी ज़रूरतें हैं वो जंगल द्वारा पूरी होती हैं, इसीलिए उन्होंने बोला कि जंगल हमारा मायका है। चिपको आंदोलन किस तरह का आंदोलन था? महिलाओं द्वारा रास्ता रोककर शहरों द्वारा गाँव की लकड़ी न ले जाने के लिए आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन, महिलाओं द्वारा रोजगार के लिए आंदोलन, महिला अधिकारों के संरक्षण का आंदोलन। तो सही क्या था? किस प्रकार का आंदोलन था? पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों का आंदोलन था। पर्यावरण संरक्षण कैसा था? उन्होंने पेड़ पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो उसको बचाने के लिए किया गया स्थानीय लोगों का आंदोलन था। जंगल के वृक्षों को संसाधन समझकर उनकी अंधाधुंध कटाई किस तरह के दृष्टिकोण का प्रमाण है? मतलब जंगलों को हम कहते हैं कि हमको तो इतना सारा मिल रहा है, लेते जाओ, अंधाधुंध कटाई करते हैं। तो ये किस तरह का दृष्टिकोण होता है? जीवनोत्पादक दृष्टिकोण, औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण, औद्योगिक विकास का भौतिक शास्त्रीय वक्र दृष्टिकोण, पर्यावरण संसाधन संरक्षण जीवनोत्पादक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर ये किस तरह का दृष्टिकोण है? वो है औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण। क्योंकि ये जो उद्योग लगाते हैं ना, ये लोग सिर्फ प्रैक्टिकली सोचते हैं
यहाँ पर ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं कि हम लेते जाएंगे तो जंगल तो तबाह हो जाएंगे ना, फिर हमको कहाँ से मिलेगा, सारा जंगल तबाह कर देंगे तो हमारा तो जो है पर्यावरण संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। तो ये इस तरह का दृष्टिकोण होता है। नेक्स्ट आते हैं, चिपको आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी महिलाओं ने जर्जर और ठूंठ लकड़ियों को के क्या लाभ बताए थे। जो बेकार हो चुकी लकड़ियां हैं उसके बारे में महिलाओं ने क्या बोला था। इसी जंगल में भूमि कटाव को रोकने में अहम भूमिका है। इनके कारण जैविकीय पारिस्थितिकी संतुलन कायम रहता है। ये पौधों की अगली पीढ़ी की उर्वरता बढ़ाती हैं। ये जंगल के छोटे जीवों को आवास प्रदान कर उन्हें सुरक्षा देती हैं। तो उन्होंने क्या बोला था उन ठूठ और जर्जर लकड़ियों के बारे में बोला था, ये पौधों की अगली पीढ़ी की उर्वरता को बढ़ाती हैं। मतलब अब जब वो बेकार होंगी, सड़ेंगी, तो क्या बनेंगी, खाद बनेंगी। जब वो खाद बनेंगी तो आगे आने वाली पौधों की जो पीढ़ी है उसके लिए वो उर्वरता बढ़ाएंगी। चिपको आंदोलन के दौरान स्थानीय ठेकेदारों का क्या उद्देश्य था। स्थानीय ठेकेदार क्या चाहते थे, बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना था, वनों के संरक्षण को बढ़ावा देना था, ग्रामीण महिलाओं को कामकाज अवसर प्रदान करना था, आंदोलन को अव्यवस्थित करना था। तो जब बाहरी ठेकेदार आ गए थे और चिपको आंदोलन किया गया था, तब उस समय स्थानीय लोगों ने किस उद्देश्य से स्थानीय लोगों का जो है साथ दिया था। तो क्या था वो था बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना। सिर्फ वो अपना लाभ दे रहे थे, उन्हें आंदोलन से कोई मतलब नहीं था। बाहर के ठेकेदार आके यहाँ काम ना करें, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था। गंभीर मुद्दों पर महिलाओं की भूमिका को यह गद्यांश किस प्रकार रेखांकित करता है। गंभीर मुद्दों पर महिलाओं की क्या सोच है, इस पर ये गद्यांश हमें क्या बताता है। घर और बाहर दोनों में महिलाओं की स्थिति एक समान है। ग्रामीण महिलाएं यदि निश्चय कर ले तो जीत उनकी ही होती है। घर तथा खेती कार्य के कारण महिलाएं विकास कार्यों में भाग नहीं ले पाती हैं। समझ शिक्षा के परे परिवेश और संस्कृति से भी निहित होती है। तो सही क्या है, क्या दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति, वो है समझ शिक्षा के परे परिवेश और संस्कृति में निहित होती है। मतलब जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही गंभीर मुद्दों पे सोचने के लिए हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी, बस ये है कि हमारा समझदार होना जरूरी होता है। तो चाहे हम जिस भी परिवेश में हो, हमारी संस्कृति क्या हो, ये सारी चीजें हमारी समझ पर डिपेंड करती हैं। लेखक का जीवनोत्पादक दृष्टिकोण से क्या आशय है। जीवनोत्पादक दृष्टिकोण जो लेखक ने बोला है, इससे लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य, यह प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का रेखांकन है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर खपाने के लिए बाजार बनाना है। यह दृष्टिकोण व्यावसायिक उन्नति की ओर उन्मुख है। तो सही ऑप्शन इसका क्या है, इसका ऑप्शन है आपका ए, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य बैठाना है। यानी कि प्रकृति हमें कितना दे रही है और कितनी मांग है, इन दोनों में संतुलन बना के रखना है। ये नहीं कि अगर मांग ज्यादा है तो हम प्रकृति से ज्यादा लेते जाएं, तब तो वो भौतिकवादी दृष्टिकोण हो जाएगा। जीवनोत्पादक का मतलब हम जंगल से उतना लें जितना हमें जरूरत है। क्यों जितना ज़रूरत नहीं, मतलब जितना वो जंगल दोबारा पैदा कर सके, क्योंकि हम ज़्यादा देंगे और वो पैदा ना कर सके तो भी वो नुकसानदेह है। तो ये हो गया पहले गद्यांश के हमारे प्रश्न। अब आते हैं हमारा दूसरा गद्यांश। दूसरा गद्यांश क्या है भाई, देखते हैं। विकास का सवाल आज विमर्श के केंद्र है। आधुनिकता के प्रतिफल के रूप में प्रकट हुई विकास की अवधारणा के बारे में लोगों का विश्वास था कि विकास की यह अद्भुत घटना आधुनिक मनुष्य को अभाव, समाज और प्रकृति की दास्ता एवं जीवन को विकृत करने वाली शक्तियों से मुक्ति दिला देगी। लेकिन आधुनिक विकास के जो स्वप्न देखे थे उनके अपेक्षित सामने नहीं आ रहे हैं। इसके फलस्वरूप लोगों का मन वैकल्पिक उपायों के बारे में सोचने लगा है। इस क्रम में हमें बरबस कुमारप्पा के विचार याद आते हैं, जिन्होंने इस बात को मजबूती के साथ रखा कि विकास की जो गांधीवादी अवधारणा है वही सार्थक एवं टिकाऊ है। अब देखिए, विकास की अवधारणा, विकास हम सोचते हैं भाई विकास के बहुत तरीके हम कर सकते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। तो वही उन्होंने सोचा कि जब लोग विकास करने लगे तो का विकास नहीं हुआ, तो उन्होंने वैकल्पिक साधनों मतलब और बहुत सारे साधनों का
इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उनसे भी विकास नहीं हो पा रहा। तो इस पे जो है कुमारप्पा के विचारों को बोला गया कि जो गांधीवादी विचारधारा है वो एकदम टिकाऊ है, मतलब काफी समय तक हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। जे.सी. कुमारप्पा का आर्थिक दर्शन व्यापक और मौलिक है। कुमारप्पा का आर्थिक चिंतन गांधीवादी पद्धति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता, सृजनशीलता तथा दैनिक काम से उनके स्वास्थ्य संबंध को महत्वपूर्ण मानता है। कुमारप्पा के अनुसार किसी के दैनिक कामों में ही उसके सभी आदर्श, सिद्धांत और धर्म प्रकट हो जाते हैं। यदि उचित रीति का काम किया जाए तो वही काम मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का रूप बन जाता है। कुमारप्पा बढ़ते हुए श्रम विभाजन के संबंध में वे लिखते हैं, चीजों के बनाने की पद्धति में केंद्रीकरण के अंतर्गत जो श्रम विभाजन होता है, जो कि स्टैंडर्ड माल तैयार करने के लिए आवश्यक है, उसमें व्यक्तिगत कारीगरी दिखाने का कोई अवसर नहीं मिलता। केंद्रित उद्योग में काम करने वाले उस बड़ी मशीन का एक पुर्जा भर बनकर रह जाता है, उसकी स्वतंत्रता और उसका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। तो अब ये जो गांधीवादी पद्धति है, इसको इन्होंने कैसे बताया? भाई देखिए, जब कहीं फैक्ट्री में कोई चीज का प्रोडक्शन होता है तो उसका अपना एक ट्रेंड होता है, अपना एक साँचा होता है। वहां पे जितने भी कारीगर होते हैं वो अपनी कारीगरी नहीं दिखा पाते, क्योंकि भाई उनका अपना एक पैटर्न है, उसी से बनता रहता है। तो यहाँ पर अपनी कारीगरी दिखाने के लिए कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। सिर्फ हम क्या करते हैं, एक मशीन के पुर्जे की तरह काम करते हैं। वहां पे हुनरमंद लोग भी काम करते हैं, लेकिन सिर्फ एक मशीन के पुर्जे की तरह। क्यों? क्योंकि वो अपनी कारीगरी को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। कुमारप्पा के ये विचार आज के स्वयं चलित मशीन आधारित महाकाय उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के जीवन का प्रत्यक्ष अध्ययन करने पर उन विचारों की सत्यता को सिद्ध करते हैं। तो कुमारप्पा के जो ये विचार थे, जब इनको आजकल की फैक्ट्री में जाकर देखा जाता है तो एकदम सही साबित होते हैं। आज इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है कि केंद्रीय उत्पादन व्यवस्था अपने दुर्गुणों से छुटकारा नहीं पा सकती है। वह और भयावह बन जाती है जब वह आवश्यकता के अनुसार उत्पादन के बजाय बाजार के लिए उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। तो अब ये प्रोडक्शन, एक तो हम देखते हैं कि प्रोडक्शन अथाह होता है। अब ये प्रोडक्शन जब आप क्वालिटी से ज्यादा जो है क्वांटिटी पे यकीन करने लगते हो, तब इसकी क्वालिटी घट जाती है। ठीक है, क्वांटिटी से ज़्यादा आप जब क्वांटिटी, मार्केट में क्वांटिटी की बहुत ज़्यादा मांग होती है तो हमारी क्या होती है, क्वालिटी जो है वो घटती चली जाती है। तो प्रोडक्टिविटी भी बेकार हो जाती है, मतलब क्वांटिटी तो पूरा बेकार, सामान ही नहीं अच्छा आएगा। जब आप ये बोलोगे कि बाजार इतनी मांग कर रहा है तो हम और ज़्यादा उस मांग को बढ़ाते जाएं, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी खराब हो जाएगी। बेतहाशा उत्पादन बाजार की तलाश करने के लिए विवश हो जाता है, और जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो बाजार ढूंढा जाता है उसकी खपत के लिए, तथा उसका अंत गला काट परस्पर होड़ तथा युद्ध, उपनिवेशवाद इत्यादि में होता है। फिर जब वहीं पे प्रोडक्शन ज्यादा हो चुका है और सामान बिक नहीं रहा है तो मार्केट ढूंढी जाती है। जब मार्केट ढूंढी जाती है तब गला काट प्रतियोगिता होती है कि किस कंपनी का माल मार्केट में ज़्यादा बिकेगा। तो वो अपने तरीके से मतलब बहुत तरह के एडवर्टाइजमेंट, लोगों को ऑफर के जरिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड, तब क्या होता है, एक परस्पर द्वंद्व सा मार्केट में शुरू हो जाता है। कुमारप्पा उपरोक्त तथ्यों को भली भांति परख चुके थे तथा स्वार्थी स्रोतों के दोहन पर ध्यान देने तथा उन्हें विकसित करने पर जोर देते थे। कुमारप्पा विकास की जिस अवधारणा की बात करते हैं उसके केंद्र में प्रकृति एवं मनुष्य है। मनुष्य की सुप्त शक्तियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करना ही सच्चे विकास का उद्देश्य है। तो कुमारप्पा की जो सोच थी, उन्होंने बोला हमें इस तरह का प्रोडक्शन नहीं चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि भाई आप प्रोडक्शन करिए, लेकिन कैसा करिए जिससे मनुष्य के अंदर जो क्वालिटी है वो निकलकर बाहर आ सके। ठीक है, जितनी भी क्वालिटीज हैं वो सभी बाहर आ सकें और मनुष्य को रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण आप प्रदान कर सकें। अब इस पूरे जो भी हमने गद्यांश पढ़ा है उस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न आ रहा है उस पे, अवतरण के अनुसार विकास किसका प्रतिफल है। अवतरण मतलब जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा है उसके अनुसार विकास किसका प्रतिफल है। आनंदमयता, वित्तीय प्रचुरता, अर्वाचीनता या शैक्षिकता।
तो यहाँ पर क्या है, वो है अर्वाचीनता। मतलब पौराणिक काल से जो चीज चली आ रही है उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट करना ही विकास होता है, ना कि हम एकदम से कोई चीज चेंज कर दें। तो अर्वाचीनता का मतलब जो कांस्टेंट बहुत समय से चली आ रही है उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट करना। विकास के फलस्वरूप क्या परिवर्तन हुआ है? मनुष्य के अभावों का विस्तार, मनुष्य के अभावों का अंत, मनुष्य की दासता से मुक्ति, सामाजिक समस्याओं का अंत। तो सही क्या है? वो सही है आपका मनुष्य के अभावों का विस्तार। फलस्वरूप परिवर्तन हुआ कि मनुष्य के जितने भी भाव थे उनमें बढ़ोतरी होती जा रही थी। विकास के वैकल्पिक उपायों के बारे में चिंतन क्यों आरंभ हुआ है? विकास के जो वैकल्पिक और अनदर जो ऑप्शन है उसके बारे में विचार क्यों आरंभ हुआ? कोविड महामारी फैलने के कारण, पर्यावरण में आए बदलावों के कारण, प्रत्याशित फल ना मिलने के कारण, विश्व राजनीति में बदलाव के कारण। तो ये वैकल्पिक उपाय क्यों खोजे गए? उसका कारण था प्रत्याशित फल ना मिलने के कारण। मतलब जो डेवलपमेंट चल रहा था उससे जो हम सोच रहे थे वैसे फल नहीं मिल रहे थे, इसलिए अनदर वे खोजे गए। अवतरण के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? मतलब जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा उसके अनुसार विकास किस तरीके से होना चाहिए? जो सामाजिक असमानता को समाप्त कर दे, जो विज्ञान की मदद से जीवन दीर्घायु कर सके, जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो, जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति सर्वोपरि हो। तो कैसा होना चाहिए विकास? वो है जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो। मतलब जो सही विकास हो और जिसके दूर तक, यानी कि सिर्फ अभी ही विकास जो परिणाम है वो सही हो, इवन भविष्य में भी इसके परिणाम अच्छे निकले। अवतरण के अनुसार केंद्रीकृत श्रम प्रणाली से क्या होता है? केंद्रीकृत श्रम यानी कि सेंट्रलाइज जिसको हम बोलते हैं, वो उससे क्या होगा? उत्पादों की गुणवत्ता में वांछनीय सुधार होगा, व्यक्तिगत सृजनात्मकता का ह्रास होगा, प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में घाटा होगा, प्रति व्यक्ति रोजगार अवसरों में कमी आएगी। तो अगर हम इन जो श्रम प्रणाली को केंद्रीकृत कर दें तो इससे क्या होगा? इससे जो है व्यक्तिगत सृजनात्मकता का ह्रास होगा। मतलब पर पर्सन जो क्वालिटी है वो निकल कर नहीं आएगी। केंद्रीकृत का मतलब जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वो एक ही बेसिस पे होता चला जा रहा है, उसमें कोई व्यक्ति अगर क्रिएटिव है तो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाता। तो इससे क्या होता है, फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है। कुमारप्पा के अनुसार व्यक्ति के दैनिक कार्यों के विषय में सत्य कथन कौन सा है? क्या है? यह जीवन यापन हेतु आवश्यक पूर्ति के लिए होते हैं, यह उनकी विचारधारा पर आधारित होते हैं, यह उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार होते हैं, यह सामाजिक बंधनों के दायरे में बंधे होते हैं। तो कुमारप्पा के अनुसार दैनिक कार्यों के विषय में उनका विचार था कि दैनिक जो भी कार्य होते हैं वो उनकी विचारधारा पर आधारित हो। मतलब जो व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है उसकी विचारधारा पे वे आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कुमारप्पा निम्नलिखित में से किस विचारधारा के समर्थक प्रतीत होते? कौन सी विचारधारा का वो समर्थन कर रहे थे? तैयार वस्तुओं एवं उत्पादों का आयात, नए उद्यमों में औद्योगिक आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, उद्योगों का वैश्वीकरण एवं निजीकरण। तो कुमारप्पा जो कर रहे थे समर्थन विचारधारा वो है नए उद्यम, मतलब नए उद्योग खोलें, और औद्योगिक आत्मनिर्भरता हो, मतलब जो लोग उनको खोलें, ये उन उद्योगों को शुरू करें, उनके अंदर संपूर्ण आत्मनिर्भरता हो, यानी कि वो जितना भी कार्य है वो अपने दम पर कर सके। केंद्रीय उत्पादन व्यवस्था के विषय में क्या है? क्या है? केंद्रीय उत्पादन जो है वो व्यवस्था के विषय में क्या है? कम समय में अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण माल का उत्पादन, आवश्यकता से अधिक उत्पादन, आवश्यकता अनुसार उत्पादन, कम निवेश में अधिक निर्यात। तो यहाँ पर क्या है? सही है, वो है आवश्यकता अनुसार उत्पादन। यानी कि हमारी व्यवस्था तभी सुचारू रूप से कर सकती है कि जितना आपकी मांग है उतना ही प्रोडक्शन हो। अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का क्या परिणाम होगा? अर्थव्यवस्था में अगर प्रतियोगिता कंपटीशन हो जाए तो क्या होगा? नए गत्यात्मक बाजारों पर अधिकार हेतु पारस्परिक टकराव, उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी वस्तुओं की उपलब्धि,
विकासशील देशों में सस्ते श्रम आधारित उद्योगों का विकास, विकासशील देशों में कर चोरी की घटनाओं में कमी। तो क्या होगा इसका, वो है आपका नए गत्यात्मक बाजारों पर अधिकार हेतु पारस्परिक टकराव होगा। मतलब जितने जो नए बाजार खुलेंगे वहां पर अपना प्रोडक्शन, जो आपका प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। कुमारप्पा के अनुसार शाश्वत विकास का लक्ष्य क्या है? ऐसा विकास जो हमेशा बना रहे। इसका तत्व क्या होगा? देशों की प्रति व्यक्ति आय में पूर्ण स्तर को बढ़ावा, जीवन स्तर के भौतिक मानकों में सुधार करना, मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास, सभी मनुष्यों में आर्थिक समानता पैदा करना। तो इसका सही जो होगा वो है आपका मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास। यानी कि अगर हम संभावित जितनी भी उनके अंदर, मनुष्यों के अंदर जितनी क्षमता है, जितनी क्रिएटिविटी है, अगर उसको हम निकाल के बाहर करते हैं और उसे हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं तो वो विकास हमेशा बना रहेगा। अब आते हैं हम अपने तीसरे गद्यांश में। ठीक है, तीसरा गद्यांश क्या है? दुनिया शायद अभी तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। मौजूदा दौर की महामारी ने हर किसी के जीवन में हलचल मचा दी है। अब देखिए, मौजूदा दौर की यानी कि कोरोना महामारी की बात हो रही है, पर महामारी ने जीवन की सहजता को पूरी तरह बाधित कर दिया। भारत में इतनी अधिक आबादी है कि इसमें किसी नियम कायदे को पूरी तरह से अमल में लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसमें महामारी के संक्रमण को रोकने के मकसद से पूर्णबंदी लागू की गई, यानी कि लॉकडाउन लगाया गया और इसे कमोवेश कामयाबी के साथ अमल में भी लाया गया। देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या में कोई भी नियम लागू करना इतना आसान नहीं है, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए क्या किया गया? लॉकडाउन लगाया गया और उसे पूरी तरह अमल में लाया भी गया। लेकिन यह सच है कि जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं उससे लड़ने में मुख्य रूप से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की ही बड़ी भूमिका रही। मतलब हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वही सबसे ज्यादा कार्यरत रही। लेकिन असली चिंता बच्चों और बुजुर्गों की हो आती है। मतलब अब देखिए, जो युवा लोग होते हैं उनकी तो इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता किसकी थी कोरोना महामारी? जो बुजुर्ग थे और जो बच्चे थे, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इस मामले में ज्यादातर नागरिकों ने जागरूकता और सहज बोध की वजह से जरूरी सावधानी बरती, लेकिन इसके समानांतर दूसरी कई समस्याएं खड़ी हुई। भाई, एक तो ये था संक्रमण को रोकना और लोगों को बचाना इससे, तो लोगों ने कई हद तक इस पे कामयाब है, लेकिन इसके अलावा भी और भी समस्याएं पैदा हुई। क्या हुई? मसलन आर्थिक गतिविधियां जिस बुरी तरह से प्रभावित हुई, उनसे बहुत सारे लोगों के सामने संकट और ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई। मतलब लॉकडाउन लगा तो पूरी तरह से आर्थिक जो चीजें थी, जैसे जो लोग डेली मजदूरी करके कमा रहे थे उनका तो कमाना बंद हो गया, तो खाने पीने पे लाले आ गए। भाई, बहुत सारे व्यापार सब बंद हो गए। भाई, सभी को परेशानी हुई थी। एक तरफा नौकरी और उनकी तनख्वाह निर्भर लोगों की लाचारी यह है कि उनके सामने यह आश्वासन था कि नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, वेतन नहीं रोका जाएगा। वहीं उनके साथ हुआ उल्टा। भाई, जो लोग नौकरी में, उनसे बोला गया आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और आपकी सैलरी भी नहीं रोकी जाएगी। नौकरी कई जगहों पर तनख्वाह नहीं मिली या कटौती की गई, बहुत जगह काटे गए और किराए के घर तक छोड़ने की नौबत आ गई। जो लोग रेंट पे रह रहे थे, जब रेंट नहीं दे पाए तो उन घरों को छोड़ने की नौबत तक आ गई। इस महामारी का दूसरा असर शिक्षा जगत पर पड़ा। उनका तार्किक समाधान कैसे होगा, यह लोगों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। खास तौर पर स्कूली शिक्षा पूरी तरह से बाधित होती दिखी। अब देखिए, लगभग 2 साल तक स्कूल बंद रहे। उस दौरान क्या हुआ? भाई, शुरू में तो भाई जब एकदम लॉकडाउन लगा, स्कूल बंद हुए, तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि पढ़ाई कैसे होगी, कितने समय तक स्कूल बंद रहेंगे, तो सबको ये चिंता हो रही थी। यूं इसमें किए गए वैकल्पिक इंतजामों की वजह से स्कूल भले बंद हो, लेकिन शिक्षा को जारी रखने की कोशिश की गई। अब क्या हुआ? उसके बाद ऑप्शन खोजे गए, फिर कैसे ऑनलाइन क्लासेस चली। हम लोगों ने कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब के जरिए टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करके पढ़ाई करी। स्कूल भले हम नहीं गए, लेकिन घर बैठे हमने जो है शिक्षा प्राप्त करी।
स्कूल बंद होने पर भी बहुत सारे शिक्षकों को वेतन की चिंता प्राथमिक नहीं थी। बच्चों के भविष्य की चिंता उन्हें सता रही थी। स्कूल बंद होने के बाद शिक्षक ये नहीं सोच रहे थे कि भाई हमें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको ये चिंता कि बच्चों की पढ़ाई होगी या नहीं होगी। हालांकि एक खासी तादाद उन बच्चों की है जो लैपटॉप या स्मार्टफोन के साथ जीते हैं, लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनके लिए ये बहुत चुनौती थी, जो कंप्यूटर नहीं चला पाते थे, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना। उन सब के सामने चुनौती है ऑनलाइन कक्षाएं लेना। सबने हार नहीं मानी और तकनीक को खुले दिल से सीखा। इस तरह फिलहाल जो सीमा है उसमें पढ़ाई लिखाई को जारी रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो मतलब कोरोना के समय ये जनसंता के न्यूज़पेपर में छपा था, वहां से आपके सामने ये रखा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से कंडक्ट की गई, लोगों को कैसी चुनौती आई। ठीक है, कोरोना महामारी के बारे में एक छोटा सा जो लेख छपा था वो है आपके सामने। अब इसी पे आधारित प्रश्न है, क्या है? उपर्युक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? बेरोजगारी, शिक्षा की समस्या, आर्थिक संकट या महामारी का प्रभाव? तो किस पर आधारित है? ये है आपका महामारी का प्रभाव, क्योंकि सिर्फ शिक्षा नहीं थी और भी बहुत सारे थे, तो इसलिए ये यहाँ पे शिक्षा का संकट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा संकट? महामारी का प्रभाव। पूर्णबंदी लागू क्यों की गई थी? संक्रमण को रोकने के लिए, लोगों की आवाजाही रोकने के लिए, नियम लागू करने के लिए, लोगों द्वारा नियम नहीं मानने के कारण। तो लॉकडाउन क्यों लगाया गया था? संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया था, ताकि कोरोना ना फैले। हमें बच्चों और बुजुर्गों की चिंता क्यों थी? क्यों छोटे बच्चों और बुजुर्गों की चिंता हमको थी? कमजोर और अक्षम होने के कारण, प्रतिरोधक क्षमता के अभाव के कारण, अधिक बीमार रहने के कारण, बीमारी का अधिक प्रभाव पड़ने के कारण। तो क्यों हमें चिंता थी? क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो पावर होती है वो कमजोर होती है। स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही थी? प्राइवेट स्कूल के दबाव के कारण, शिक्षा जारी रखने के लिए, बच्चों की चिंता के कारण, शिक्षकों के वेतन के लिए। कारण क्या था? ये था बच्चों की चिंता, कि बच्चों के भविष्य की चिंता थी। पढ़ाई नहीं करेंगे तो पता नहीं कितने साल स्कूल बंद रहेंगे, और देखिए हुआ भी 2 साल बंद रहे। तो अगर 2 साल आप पढ़ाई नहीं करते तो सब बच्चों का कितना नुकसान होता। तो क्या था? बच्चों की चिंता के कारण स्कूली शिक्षा को जारी रखा गया था। ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती कैसे है? ऑनलाइन शिक्षा कैसे चुनौती थी? शिक्षक की तकनीकी अकुशलता के कारण, तकनीकी रूप से योग्य नहीं होना, साधन नहीं होने के कारण, अभिभावकों की रुचि नहीं होने के कारण। तो ऑनलाइन शिक्षा चुनौती इसलिए थी क्योंकि शिक्षकों में तकनीकी अकुशलता थी, यानी कि जो शिक्षक थे उन्हें तकनीक की इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी, इसलिए ये एक चुनौती के रूप में उभर रही थी। शिक्षकों ने तकनीक को खुले दिल से क्यों सीखा? क्या कारण था उन्हें खुले दिल से सीखा? ऑनलाइन पढ़ाने की मजबूरी के कारण, अपनी सैलरी के कारण, बच्चों की चिंता के कारण, अभिभावकों के भय से। तो उन्होंने क्यों सीखा? क्योंकि उन्हें बच्चों की चिंता थी कि बच्चे कैसे अपना भविष्य कर पाएंगे, भविष्य अच्छा कर पाएंगे। महामारी के समय में भी शिक्षकों ने शिक्षक होने का बोध कराया। कैसे? शिक्षकों ने कराया कि नहीं, ये चीज़ों को लोगों को समझाया कि हम शिक्षक हैं। तो कैसे समझाया ये चीज़? बच्चों की शिक्षा की चिंता द्वारा, अपनी नौकरी की चिंता द्वारा, अपनी सैलरी की चिंता द्वारा, तकनीक सीखने की हिम्मत द्वारा। तो ये उन्होंने कैसे किया? जब उन्होंने तकनीक सीखी तो उससे ये उन्होंने साबित किया कि हम शिक्षक हैं, अर्थात हम पढ़ा भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। जीवन की सहजता के बाधित होने से आप क्या समझते हैं? जीवन की सहजता में जो बाधा आई उससे हम क्या समझ रहे हैं? जीवन में कठिनाई उत्पन्न हो जाना, जीवन में संकट उत्पन्न होना, जीवन में संघर्ष का बढ़ जाना, जीवन में आराम नहीं होना। तो यहाँ पर सहजता, जीवन की सहजता से बाधित होने का तात्पर्य है जीवन में संघर्ष का बढ़ जाना। जो एक कंटिन्यूटी हमारे चल रही थी लॉकडाउन की वजह से, वो कंटिन्यूटी रुकी, सहजता रुकी और लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ी।
भारत में नियम कानून लागू करना चुनौती क्यों है? क्या कारण बताया गया था पद्यांश में? लोग अधिक होने से, अनपढ़ होने से, नियम नहीं मानने से, नियम कानून की समझ ना होने पर। तो क्या कारण था? वो है लोग अधिक, यानी कि यहाँ की जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पे कोई भी नियम लागू करना एक चुनौती हो जाता है। लोगों के जीवन में ऊहापोह की स्थिति कैसे आ गई? कैसे ऊहापोह की स्थिति आई? महामारी आने से, आर्थिक गतिविधियां ठप होने से, नौकरी चले जाने से, सैलरी नहीं मिलने से। तो क्या हुआ? ऐसी स्थिति क्यों हुई? ये स्थिति पैदा हुई आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाने से। अब यहां से हमारा जो है व्याकरण और शब्दकोश आधारित हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। गद्यांश हमारे खत्म हो गए, व्याकरण आधारित हमारे जितने भी पोर्शन है, क्योंकि आपको पता है सीयूटी में हमारा मोस्टली व्याकरण आ रहा है, तो उस पे आधारित अब प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास में। क्या है? निम्न प्रश्न में दिए गए रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करना। हमें क्या करना है? समानार्थी शब्द निकालना है। ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो जाता है। तो सृजन का क्या तात्पर्य होगा? यहाँ पर क्या है? वो है निर्माण। ईश्वर मानव का, यानी कि जब ईश्वर मनुष्य का निर्माण करते हैं, इसीलिए वो पूजनीय है, वंदनीय है। तो सृजन का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा? वो है निर्माण। ये देखिए, रचने या बनाने की प्रक्रिया का भाव। सृजन मतलब क्या होता है? रचने या बनाने के भाव। गढ़ना अथवा किसी चीज के सब अंगों, उपायों, उपयोगों आदि के योग से कोई नई चीज तैयार करना या बनाना, ये क्या होता है? सृजन करना, किसी चीज का निर्माण करना। वंश शब्द का अर्थ नहीं होता है। वंश शब्द का अर्थ नहीं होता है कुल, घराना, वश में करना या जाति। तो वंश का जो अर्थ नहीं होता है वो है वश में करना। वश में करना तो मतलब होता है सम्मोहित करना। वंश का पर्यायवाची है कुल, जाति, घराना, संतान, संतति, अभिजात, परिवार, बांस या निस्सारण। तो ये होता है किसका? वंश का पर्यायवाची। कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है चिड़िया, विहंग, खग या मत्स्य। तो मत्स्य तो मछली का पर्यायवाची है, इसलिए ये नहीं होगा। ये देखिए क्या है? मत्स्य, मछली। मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली। अतः यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं। अन्य तीनों शब्द चिड़िया, विहंग, खग जो है वो पक्षी के समानार्थी हैं। सुगम शब्द का विलोम यानी विपरीतार्थक रूप होगा। सुगम मतलब सही, अच्छा रास्ता। आगम, दुर्गम, निर्गम या उद्गम। तो सुगम मतलब अच्छा रास्ता, दुर्गम मतलब क्या होगा? आपका मुश्किल रास्ता। तो यहां पर क्या है? दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, इसका विलोम है सुगम। सुगम का अर्थ है जहां आसानी से पहुंचा जा सके। खंडन का विलोम शब्द होगा किसी चीज का खंडन करना। खंडन, खंडन का विलोम क्या होगा? समर्थन, संपूर्ण, अपूर्ण या संपत्ति। खंडन मतलब किसी का विरोध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम उसका विलोम क्या होगा? उसका विलोम होगा समर्थन, यानी कि हम आपके पक्ष में हैं। खंडन का विलोम शब्द समर्थन होगा, जबकि संपूर्ण शब्द आंशिक हो तथा अपूर्ण शब्द पूर्ण तथा सन्मति का असन्मति विलोम शब्द होगा। तो देखिए बाकी के भी विलोम आपको यहाँ दे दिए गए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। अब नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उनका चयन करना है। क्या है? मूसलाधार बारिश होना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है छुटपुट तरीके से वर्षा होना। देखिए मूसलाधार बारिश होना ये मुहावरा एकदम सही है, लेकिन उसका अर्थ जो है छुटपुट बारिश नहीं होता, उसका मतलब होता है बहुत भयानक बारिश। इसलिए कथन एक सत्य है और दूसरा असत्य होगा। तो देखिए सही क्या है? विकल्प एक सत्य है लेकिन विकल्प दो असत्य है। ये देखिए, यह सत्य है कि मूसलाधार बारिश होना एक मुहावरा है, हालांकि इसका आश्रय है कि तेज बारिश होना, ना कि छुटपुट तरीके से वर्षा होना। अतः का सही उत्तर है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करिए। अब नीचे फिर हमारे पास वाक्य दिए हैं, इनके उत्तर को चयन करना है। क्या है? संकेत एंड, यहाँ पर एंड हम लगाते हैं, को एब्सेंट के रूप में जाना जाता है। यह शब्द एंड को सूचित करता है। तो क्या ये दोनों वाक्य सही हैं या दोनों में से? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका कि ये दोनों ही विकल्प सही हैं। हम एंड के लिए एब्सेंट को इस्तेमाल करते
हैं। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर सही उत्तर चयन करिए। क्या है? शब्द निर्दोष का अर्थ है त्रुटिपूर्ण। निर्दोष का मतलब क्या होता है? त्रुटिपूर्ण। शब्द निर्दोष का समानार्थी शब्द है त्रुटि रहित। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं वो है, आप देख रहे हैं आपका जो एक सेंटेंस है नंबर 1 वो आपका असत्य है और 2 वाला सही है। कैसे? देखिए, जब निर्दोष मतलब जिसमें कोई जो गुनाहगार नहीं है तो त्रुटि रहित है, लेकिन निर्दोष का त्रुटिपूर्ण कैसे हो सकता है? तो उसका अर्थ भी तो त्रुटि रहित होगा। तो इसलिए विकल्प 2 सत्य है, यानी ये वाला सत्य है, लेकिन विकल्प 1 असत्य है। यहां पर देखिए क्या दिया है, यह असत्य है कि एक शब्द निर्दोष का अर्थ त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब उच्चतम मानक के अनुसार होना या किसी भी दोष से मुक्त होना है। हालांकि यह शब्द 2 त्रुटिहीन का समानार्थी अतः खा उत्तर सही होगा। तो हमने क्या बोला, अगर उसका समानार्थी त्रुटि रहित है तो उसका अर्थ त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता, तो वो पहला वाला गलत है। अब आते हैं निम्नलिखित सूची 1 के शब्दों को सूची D में उनके अर्थ के अनुसार सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, अन्वेषण। यहाँ पे कुछ शब्द दिए, यहाँ दिए, इनके अर्थ के साथ मिलाना है। अन्वेषण का क्या मतलब होता है? अनुसंधान। तो A का हमारा क्या होगा? देखिए, A का 2 होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारा B, C और D। तो ठीक है, हम ऐसे लगा लेते हैं। B का इंद्र, इंद्र का क्या होगा? देवराज। तो B का होगा 1। उग्र, उग्र का मतलब प्रचंड, नंबर 4। C का D ऐश्वर्य वैभव 3। ठीक है, हमने लगा लिया। A का 2, B का 1, C का 4, D का 3। अब इसको मिलाते हैं, देखते हैं यहाँ पर सही होगा कि नहीं। देखिए, A का 2 कहाँ पर आ रहा है? ये रहा, खा। हमें लग रहा है हमारा खा उत्तर सही होना चाहिए। ये देखिए, खा हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित सूची के शब्दों को सूची 2 में उनके अर्थ के साथ सुमेलित करना है। हमें फिर से करना है। ऐच्छिक, ऐच्छिक का होगा वैकल्पिक। तो हम पहले लिख लेते हैं A, B, C, D। ठीक है, तो A का हमारा क्या आ रहा है? ऐच्छिक मतलब क्या होगा? वैकल्पिक। तो ये आया A का 4। ओज, ओज का क्या होगा? अब हमको ओज का नहीं समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कपड़ा, कपड़ा मतलब पट। तो ये हमारा, अगर आपको कहीं बीच में कुछ समझ में नहीं आता उसको छोड़ के आगे बढ़िए, वो अपने आप खोज लोगे। फिर आते हैं आपका खामोश। तो खामोश, खामोश का हमारा क्या होगा? नीरव। तो हम यहां पर लगाते हैं आपका क्या हुआ, सॉरी, खामोश, नीरव, ओज, पराक्रम। ठीक है, बी का हमारा क्या हो जाएगा? 3 और ये D 1। चलिए लगाते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। A का 4 आ रहा है, तो पहला वाला हम देखते हैं, पहला सही है हमारा। ये देखिए, A का 4, B का 3, C का 2, D का 1। ठीक है, अगर आप कहीं अटकते भी हो तो उसको इस तरीके से कर सकते हो, बाकी उत्तर खोज लो, वो उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। अब दिए गए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात डैश रही। क्या रही? जागती रही। अब हमें मुहावरा लगाना है। जागती रही, अधि प्रसन्न रही, व्याकुल रही या तारे गिनती रही। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो मुहावरा सिर्फ एक है, तारे गिनती रही। ये तारे गिनती रही मुहावरा जो है, इसका अर्थ क्या होता है? जो है सारी रात जागना। ये देखिए, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में तारे गिनती का प्रयोग शुद्ध है। तारे गिनना मुहावरे का अर्थ है रात को नींद ना आना, अतः विकल्प घ सही है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फिर से हमारे पास में प्राचार्य जी आ रहे हैं, डैश प्रणाम करो। उन्हें प्रणाम करो, उनके लिए प्रणाम करो, उसे प्रणाम करो, उनको प्रणाम करो। तो सही क्या होगा? उन्हें प्रणाम करो। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में उन्हें शब्द का प्रयोग उचित है। उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम है। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में लिखना है। पहला और आखिरी अपनी जगह है, बीच के 4 हमें व्यवस्थित करने हैं। ठीक है, क्या दिया है? बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बातें समय पूरा करने नहीं करते, बल्कि वे समय की बचत के लिए बातें करते हैं। तो यहां पर क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति के लिए
क्या है यहाँ पर, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बातें समय पूरा करने के लिए नहीं करते बल्कि वे समय की बचत के लिए बातें करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर एकदम सही लिख रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है समय पूरा करने के लिए बातें नहीं करते। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति समय पूरा करने, तो रा पूरा करने के लिए बातें नहीं करते बल्कि वे समय की बचत के लिए बातें करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या आएगा सही हमारा, रा या लावा, रा या लावा, खा हमारा सही होना चाहिए। देखिए खा एकदम सही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, क्या है, फिर से हमारे पास में पहला और आखिरी जो वक्तव्य है वो एकदम अपनी जगह पर है, बाकी हमें मैच करना है। क्या है, हिंदी वालों के लिए यह समय एक सरकारी कामकाज, शिक्षालयों, न्यायालयों और सभी क्षेत्रों में अधिक से और तो ठंडे मन में स्थिति को समझने का और दूसरी अधिक लागू करने और हिंदी भाषा और साहित्य को अधिक से अधिक और दुख एवं प्रचार प्रदेशों में जल्द से जल्द हिंदी को समृद्ध और सशक्त बनाने का है। अब यहाँ पर वक्तव्य बहुत लंबे लंबे हैं, आराम से इसको हम करेंगे। क्या है, पहला और आखिरी हमारा अपनी जगह डिसाइडेड है, इसमें हमें फेरबदल नहीं करना, हमें बीच के चार व्यवस्थित करने हैं। हिंदी वालों के लिए यह समय एक, अब यहाँ पर आ गया यह समय एक, क्या है दिया है, अब इसमें एक के साथ हमें मैच करना है। सरकारी कामकाज और नहीं आएगा, अधिक, एक अधिक नहीं आ रहा है, एक और खुद अपने 4 प्रदेशों में जल से, तो क्या होगा, यहां पर हम देख रहे हैं क्या, हिंदी वालों के लिए यह समय एक और तो ठंडे मन से स्थिति को समझने का और दूसरी, तो यहां पर रा हमारा पहले आया। ठीक है, एक और क्या, हिंदी वालों के लिए यह समय एक और ठंडे मन से स्थिति को समझने का और दूसरी ओर, तो यहां पर आया वाह, दूसरी ओर खुद अपने 4 प्रदेशों में जल्द से जल्द हिंदी को सरकारी कामकाज, या आया यहां पर सरकारी कामकाज, शिक्षालयों, न्यायालयों और सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लागू करने, ला आया। ठीक, अधिक से अधिक लागू करने और हिंदी भाषा और साहित्य को अधिक से अधिक समृद्ध और सशक्त बनाने का है। तो इस तरीके से हमने इसे व्यवस्थित कर लिया। आंसर चेक करते हैं, इसका देखते हैं, रा, वा या ला, तो का हमारा सही होना चाहिए, देखते हैं, का हमारा एकदम सही। तो जब लंबे वक्तव्य आए थोड़ा इत्मीनान से सोच समझ के हम उसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है। हमारे पास अब एक मुहावरा दिया है, उसका अर्थ ज्ञात करना है। दलदल में फंसना, चुनौतीपूर्ण कार्य, मुश्किल में पड़ना, गंदा होना, गिर जाना। तो दलदल में फंसने का तात्पर्य है आपका मुश्किल में पड़ना। दिए गए मुहावरे दलदल में फंसने का तात्पर्य है मुश्किल में पड़ना, अतः विकल्प खा सही है। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है, आंख का काजल चुराना, अलग रहना, बहुत प्यारा, प्रेम करना, सफाई के साथ चोरी करना। तो आंख से काजल चुराने का तात्पर्य ही होगा क्या, सफाई से चोरी करना, बहुत ऐसी सफाई से कि व्यक्ति जिसकी हम चोरी कर रहे हैं उसको पता ही ना चले। अब नेक्स्ट है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है, हंसी उड़ाना, फालतू में हंसना, बहुत तेज हंसना, उपहास करना, बिना बात के हंसना। तो यहाँ पर क्या है, हंसी उड़ाने का तात्पर्य है आपका उपहास करना, अर्थात हम किसी का मजाक उड़ाते हैं उसको बोलते हैं। हंसी उड़ाना मुहावरा का अर्थ है उपहास करना। इसका वाक्य प्रयोग है, मोहन के परीक्षा में असफल होने पर उसके मित्रों ने उसकी खूब हंसी उड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे पास वाक्य है, मेरी गाय को छूने का उत्साह कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो अब इसमें आपको त्रुटि है, अब इसकी जगह क्या होगा, मेरी गाय को छूने की हिम्मत, मेरी गाय को छूने का साहस, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मेरी गाय को छूने की मेहनत। तो अब इसकी जगह हम, या तो ये सही है, ये ऑप्शन हो सकता है,
कि मगर यहाँ पे हमें उत्साह तो आएगा ही नहीं ना। तो यहाँ पर जो आएगा वो है मेरी गाय को छूने का साहस जो है कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह मारती है। दिए गए रेखांकित खंड में मेरी गाय को छूने का उत्साह को प्रतिस्थापित करने के लिए मेरी गाय को छूने का साहस होगा। अतः वाक्य में रेखांकित खंड को अनुचित संज्ञा शब्द संबंधी त्रुटि है। दिए गए वाक्य में किसी विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। हमें बताना है यहाँ पे विराम चिन्ह कौन सा लगेगा। चलते रहो, कहीं रुको मत, तो यहाँ पर 2 लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमको जो लग रहा है वो है आपका का, अल्प विराम होगा और पूर्ण विराम होगा। यहाँ पर आपका लगेगा चलते रहो कॉमा, यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। ये देखिए है ना आपका, यहाँ पर दिए गए वाक्य में अल्प विराम व पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा, अतः विकल्प का सही है। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिए। अब यहाँ पर आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा लिखेगा? मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दी, तो यहाँ पे दिन और रात के लिए योजक चिन्ह लगेगा और यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। तो खा हमारा एकदम सही है। उपर्युक्त वाक्य में दिन रात शब्दों के बीच योजक चिन्ह तथा वाक्य के पूर्ण में विराम चिन्ह लगेगा, तो ये हमारे विराम चिन्ह। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये मॉक टेस्ट पेपर 6 खत्म होता है। हमने पूरा आपको क्लियर कर दिया किस तरीके से पूछा जाएगा। देखिए सीयूटी में हमने आपको टॉपिक वाइज पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, मॉक टेस्ट पेपर करा रही हूँ, ये सब आपको कहाँ मिलेगा। उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ साइड में CUET दिखाई देगा, इस तरीके से आप उसे क्लिक करोगे, CUT के सारे सब्जेक्ट्स आपके जितने भी हैं वो सभी सामने होंगे। अब जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर हिंदी वॉच नाउ होगा, इसे क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट है, मतलब मैंने सारे टॉपिक जितना भी कराया सब कुछ आपके सामने होगा। जो भी आप देखना चाहते हैं उसे क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट होगा। अच्छे से पूरे टॉपिक को समझिए, तैयारी कीजिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आइए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।